ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट बीओ लेसन नंबर 1 संचालन का स्वरूप और महत्व। प्रस्तावना। संचालन का प्रारंभ अति प्राचीन समय से हुआ था। पाषाण युग में मनुष्य जानवरों का शिकार करके अपने लिए भोजन प्राप्त करता था। इसके लिए उसे एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी। इस कार्य के लिए उस समय में आयोजन, मार्गदर्शन, संकलन या देखरेख करके कार्य पूर्ण करवाने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। यह प्रक्रिया अर्थात संचालन। देखो, हमने देखा कि संचालन अर्थात क्या, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जिस तरह से अभी डेवलप हो गया है, विकास हुआ है, उस समय नहीं हो था। मनुष्य क्या करता था? भटकता हुआ जीवन व्यतीत करता था। जानवरों को मारकर शिकार करके भोजन प्राप्त करता था। लेकिन उस समय आयोजन, मार्गदर्शन, संकलन या देखरेख नहीं था। और जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, उसे हम कह सकते हैं संचालन। अब मनुष्य ने जब से अपनी सीमाएं जानी, सीमाओं को ध्यान रखकर अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ सहकार से कार्य करना प्रारंभ किया, तब से ही संचालन आवश्यक हुआ। पहले क्या था कि मनुष्य अकेले ही कार्य करता था, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य शुरू किए, तो उनमें अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी। मनुष्य अपने सीमित साधनों में से अधिक संतोष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। हमारे पास जो साधन है वो कैसे हैं? लिमिट में है, मतलब कम साधन है। और मनुष्य इस तरह से प्रयत्न करता है कि वही साधन में वो अधिक से अधिक संतोष प्राप्त कर सके। और यह संतोष प्राप्त करने के लिए उसे अनेक व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संचालन आवश्यक है। और यह सहयोग के लिए मनुष्य को अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और यह व्यवस्थित करने के लिए आयोजन करना पड़ता है, अधिकार और दायित्व का विभाजन करना पड़ता है। आवश्यक हो वहाँ उनको मार्गदर्शन देना भी पड़ता है। और मार्गदर्शन के लिए अनेक व्यक्तियों का चुनाव करना पड़ता है। और वह व्यक्ति अच्छे से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे, इसके लिए नियंत्रण भी आवश्यक होता है। इसलिए हम ये सारी प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? संचालन। अब व्यावसायिक इकाई के स्वरूप, जैसे कि व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी। पीढ़ी में मालिकी स्वयं ही व्यवसाय के कामकाज करता था। जैसे जैसे व्यावसायिक प्रवृत्तियों का कद बढ़ने लगा, वैसे वैसे उनके स्वरूप में परिवर्तन होता गया। अंत में कंपनी स्वरूप का विकास हुआ। हमें पहले पता है कि इतने व्यवसाय थे, लेकिन अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि छोटे कद के व्यवसाय थे तो मालिक खुद ही कार्य कर सकता। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय बड़े हुए, तो उसमें विशाल पूंजी की भी आवश्यकता पड़ी और अलग अलग निष्णातों की आवश्यकता पड़ी, अलग अलग वर्कर की आवश्यकता पड़ी। इससे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा, वैसे वैसे पूंजी की आवश्यकता बढ़ी, विक्रय की आवश्यकता बढ़ी, कर्मचारी की आवश्यकता बढ़ी। और इन सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए संचालन की आवश्यकता पड़ी है। और इसमें विविध प्रकार के निर्णय हैं और उनको पूरा करने के लिए संचालन ये बहुत ही आवश्यक है। इसमें विविध प्रकार के अनुभवी, जिनको इस चीज़ के बारे में पता है कि व्यवसाय किस तरह से करना है, कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा प्रस्तावना में कि जो संचालन है वो क्या है। तो प्राचीन समय से लेके अभी के समय तक, आधुनिक समय तक संचालन क्या है वो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब संचालन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मानव एक कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हम जो मनुष्य है वो समाज में रहता है, वह समूह में जीवन निर्वाह करता है, लक्ष्य प्राप्ति करता है। और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वह क्या करता है? एक दूसरे का सपोर्ट करता है, मदद करता है। और संचालन का विचार समझने के लिए उसका अर्थ समझना आवश्यक है। हमें संचालन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसका अर्थ समझना पड़ेगा। विभिन्न लेखकों ने अपने अपने दृष्टि बिंदु बताई हैं कि संचालन क्या है। एक निष्णात के मतानुसार संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। और इसी तरह लिविंगस्टन ने भी बताया है कि कम समय में हमारे पास जो भी साधन है, इनका हम लोग श्रेष्ठ रूप से उपयोग करके जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संचालन। अब डॉक्टर जॉर्ज टेरी ने क्या बताया है कि संचालन कैसी प्रवृत्ति है? तो संचालन एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें मानव
यंत्र, साधन और पद्धति, वित्तीय, बाजार आदि को नियंत्रित करके जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहेंगे? संचालन। लेकिन इसमें संकलन भी करना है और मार्गदर्शन भी देना है, जिससे हमारी इकाई में जो हमारे लक्ष्य पीछे रह गए हैं, जो हमारे लक्ष्य वंचित रह गए हैं और उसे पूरा कर सकें। अब देखेंगे कि संचालन के स्वरूप। तो संचालन के 7 स्वरूप है। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वव्यापी प्रवृत्ति। संचालन कैसी प्रवृत्ति है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी अर्थात ऐसा कि जो सब जगह देखने को मिलती है, जहाँ जहाँ मानव समूह में रहता है वहाँ पर ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक हो, सैनिक हो या शिक्षण। इसलिए ऐसा कहा गया है कि संचालन क्या है? सर्वव्यापी प्रवृत्ति। दूसरा है उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति। संचालन में दूसरा हमारा क्या पॉइंट है कि उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति है। कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं तो हमारा इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो ऐसा बताया कि संचालन एक साधन है, साध्य नहीं। प्रत्येक इकाई की स्थापना के लिए हम लोग निसंदेह निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम इतनी अच्छी तरह से कार्य करते हैं, कुशल रूप से कार्य करते हैं, जिससे हमारा कार्य अच्छी तरह से हो सके और हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तीसरा पॉइंट है हमारा सामूहिक प्रवृत्ति। सामूहिक अर्थात एक व्यक्ति नहीं, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह हो, ऐसी प्रवृत्ति को हम लोग सामूहिक प्रवृत्ति कहते हैं और यह संचालन में आवश्यक है। चौथा पॉइंट है हमारा सतत प्रवृत्ति। सतत का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू, जिसे रोका नहीं जा सकता। एक संचालन एक ऐसी प्रवृत्ति है जो एक बार शुरू होने के बाद उसे बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसा कहा गया है कि संचालन में लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुनः लक्ष्य निर्धारण का चक्र सतत गतिमान रहता है। जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक इसे रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5वां कि मानवीय प्रवृत्ति है। तो संचालन, चलो हम संचालन हमें औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हमने संचालन तैयार किया, लेकिन यदि मानव नहीं होगा तो हमारा संचालन कैसा है? निरर्थक है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि संचालन कैसा है? सर्वव्यापी है और मानव जाति के साथ संबंध है। और मानव तत्व का स्थान कैसा है? महत्वपूर्ण है। कि हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, लेकिन इसका उपयोग किस तरह से करना है, कैसे नहीं करना है, तो यह कौन बता सकता है? तो मानव। इसलिए ऐसा कहा गया है कि संचालन में केंद्र पर कौन है? मानव। इसलिए एक ऐसी प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति है। छठा पॉइंट है निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन। तो ऐसा बताया गया है कि कोई भी क्षेत्र में हम कोई भी कार्य शुरू करें तो हमें क्या लेना पड़ता है? निर्णय, डिसीजन। और वह हमारा डिसीजन कितना सचोट है कि जिससे हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा, किसी भी प्रकार का हमें नुकसान न हो। इसलिए बताया गया है कि निर्णय लिए बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते अथवा उसका हम पालन नहीं कर सकते, करेंगे तो क्या होगा? वह हमारा कार्य अच्छी तरह से नहीं होगा। अब 7वां पॉइंट है विज्ञान, कला और व्यवसाय। तो ऐसा कह सकते हैं कि संचालन एक विज्ञान है। किस तरह से? क्योंकि जिस तरह से विज्ञान में नीति नियम सिद्धांत होते हैं और संचालन में भी नीति नियम होते हैं। और कला, कला का अर्थात क्या होता है कि हमारे अंदर रहे हुए कौशल, योग्यता, बुद्धि, चातुर्य से हम जो काम करते हैं, इसलिए इसे कला कहा गया है। कि हमारे अंदर जो एबिलिटी है उससे हम बाहर निकाल कर जो भी कार्य पूरा करते हैं उसे कला कहते हैं। और व्यवसाय, व्यवसाय अर्थात क्या कि जैसे कि हमें टीचर बनना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीएड करना पड़ेगा, पीटीसी करना पड़ेगा। तो हम इस तरह से हम लोग शिक्षा देकर हम लोग फीस प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम डॉक्टर बने तो हम जो मरीज़ हैं उनका उपचार करके हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो हमें सीए की उपाधि लेनी पड़ेगी। इसलिए कहा गया है कि संचालन क्या है? एक व्यवसाय है। नेक्स्ट है हमारा संचालन का महत्व। तो आधुनिक युग में संचालन अत्यधिक महत्व है। किसी भी क्षेत्र की प्रवृत्ति की सफलता या असफलता का आधार उसके संचालन के ऊपर आधारित होता है। साधन चाहे कितने ही आधुनिक और प्राप्त प्रमाण में हो, यदि संचालन अयोग्य हो तो उन साधनों का उचित उपयोग नहीं हो सकता। यंत्रों की व्यवस्था हो परंतु उस व्यवस्था में कोई कमी हो
तो कर्मचारी व्यवस्था होने पर भी यदि उसका संचालन योग्य न हो तो इकाई असफल सिद्ध होती है। संचालन के महत्व पर हम विचार करेंगे। ऐसा बताया कि संचालन हमारा कैसा होना चाहिए, सचोट होना चाहिए। यदि हमारा संचालन योग्य नहीं है तो हमारा कार्य अच्छी तरह से पूरा नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक संचालन कैसा है, सभी क्षेत्र में आवश्यक है। जैसे कि संचालन में मात्र उद्योग व्यवसाय ही नहीं बल्कि धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, खेलकूद सभी जगह पर है, क्योंकि हम संचालन करेंगे तो हमारा कार्य अच्छे से पूरा होगा। इन सभी प्रकार की प्रवृत्तियों में आयोजन करना, व्यवस्था तंत्र करना, मार्गदर्शन करना, नियंत्रण, संचालन के कार्य करने पड़ते हैं। तो ऐसा बताया कि संचालन तो हमें करना ही है, साथ साथ में हमें क्या करना, आयोजना बनाना है, आयोजन करना है कि कार्य कैसे करना है, उसकी व्यवस्था बनाना है, मार्गदर्शन देना है सामने वाले व्यक्ति को कि किस तरह से वो अच्छे से अच्छा कार्य करे जिससे हमारा संचालन सिद्ध हो। दूसरा है साधनों का महत्तम उपयोग। संचालन के कारण इकाई में उपलब्ध साधन, जो हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है इकाई में, जैसे कि भूमि की आवश्यकता पड़ती है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है, कच्चा माल चाहिए, कर्मचारी, यंत्र चाहिए और उचित उपयोग हो, और इस तरह से इसमें किसी भी प्रकार का दुरुपयोग हो या कोई गलत कार्य हो रहा है तो हम इसे रोक सकते हैं संचालन द्वारा। तीसरा पॉइंट है हमारा लक्ष्य प्राप्ति। तो संचालन में सबसे पहला हमारा क्या होता है, लक्ष्य होता है। लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हम कार्य करते हैं और संचालन के कारण साधनों का हम लोग महत्तम उपयोग कर सकते हैं और जितना हमारा लक्ष्य है कम समय में, कम पूंजी में और अच्छी तरह से पूरा हो सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी। तो संचालन करना अनिवार्य है, व्यवसाय में हमारी सफलता अच्छी तरह से हो, इसलिए संचालन का बहुत ही बड़ा योगदान है। और व्यवसाय की सफलता या असफलता का आधार किसके ऊपर रखा जाता है, तो संचालन के। हमारा संचालन सचोट है, दक्ष है, तो हमारा कार्य अच्छी तरह से पूरा हो सकता है और इस तरह से किसी भी प्रकार की हानि न हो, इकाई को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। पांचवा पॉइंट है हमारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। संचालन हमारा अच्छी तरह होगा तो कंपनी का विकास होगा, कंपनी का विकास होगा तो अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी तो लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो बंद हो रही है वो फिर से हम लोग उसे शुरू कर सकते हैं, जिससे बेरोजगारी का प्रमाण भी कम होगा। लाभ में वृद्धि छठा पॉइंट है हमारा। तो व्यवसायिक इकाई सामान्य रूप से लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है। कोई भी व्यवसाय, छोटा धंधा हो, बड़ा धंधा हो, ये लाड़ी हो, स्कूल हो, सभी जगह हम लोग जो कार्य करते हैं तो किसके उद्देश्य से करते हैं, लाभ के उद्देश्य से। यदि हमें कंपनी में, व्यवसाय में, उद्योग में लाभ नहीं होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ समय में वह हमें बंद करना पड़ेगा। तो कार्यदक्ष और कुशल संचालक अपने विशेष सूझ योग्यता द्वारा उपलब्ध साधनों का मितव्ययता पूर्वक महत्तम उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि हमारा संचालन अच्छा है तो हम कुशलता पूर्वक इस तरह से उपयोग करेंगे, साधनों का उपयोग करेंगे जिससे कम लागत में अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए कहा गया है कि लाभ ही व्यवसाय की कार्यक्षमता और सफलता का मापदंड है। यदि हमें लाभ होगा तो हम कह सकेंगे कि हमारी कंपनी, हमारा उद्योग है, हमारा व्यवसाय वो आगे तक बढ़ेगा। यदि हमें लाभ नहीं होगा तो कम समय में ही उसे क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। सातवां पॉइंट है सामाजिक लाभ। तो ये तो हमने देखा कि संचालन में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो लास्ट जो हमारा सातवां पॉइंट है वो क्या है, सामाजिक लाभ। तो प्रत्येक इकाई समाज में रहकर समाज के लिए अपनी प्रवृत्ति करता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम समाज के अंदर ही करते हैं, न कि हम समाज के बाहर। तो समाज के साधनों का उपयोग करके समाज में निवास कर रहे लोगों को लाभार्थ अपनी प्रवृत्ति करती है। संचालन में क्या होता है, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो किसके लिए करते हैं, समाज के लिए। समाज में ही वस्तु का उत्पादन करते हैं और समाज में ही उसका क्या करते हैं, निवेश करते हैं और लोगों को लाभ भी प्राप्त हो और हमें पूंजी भी प्राप्त हो, इस तरह से हम कार्य करते हैं। व्यवसाय की सफलता समाज की समृद्धि और हित में वृद्धि करती है। यदि हमने कोई ऐसी वस्तु बनाई है कि बहुत अधिक कीमत है तो सभी लोग वो वस्तु को खरीद नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में क्या है, कुछ गरीब भी हैं और कुछ अमीर भी हैं। और कुछ ऐसी वस्तु हम लोग तैयार करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो उसकी कीमत कम हो और अच्छी वस्तु हो, तो लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक वस्तु खरीदेंगे। इसलिए कहा गया कि कम लागत में अच्छी क्वालिटी की वस्तु प्राप्त हो, तो जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी कंपनी है, उसका क्या होगा, विकास होगा, उसका नाम होगा।
और जिससे क्या होगा, पूंजी प्राप्त होगी, और वो पूंजी क्या करेंगे, हम समाज के लिए लगाएंगे। और छोटा व्यवसाय उसे बड़ा बना सकते हैं, बड़ा बनाएंगे तो लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक वस्तु को खरीद सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि संचालन में समाज का भी लाभ होता है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य। अभी हमने समाज की बात की, अब हम किसकी बात करते हैं, राष्ट्र की। अर्थतंत्र के आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग में न लिए गए मानव संपत्ति, उपयोग में न लिए गए उत्पादन के साधनों के महत्तम उपयोग के लिए कार्यक्षम संचालन आवश्यक है। ऐसा बताया गया, चाहे अर्थतंत्र हो या समाज का लोग हो या हमारे पूरे राष्ट्र की बात की गई है। तो ये सारे साधनों का उपयोग किसके द्वारा होता है, तो मानव द्वारा। मानव एक क्या है, संपत्ति है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं और जिससे हमारा जो संचालन है वो अच्छी तरह से पूरा होता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, संचालन, विज्ञान, कला और व्यवसाय। तो ऐसा बताया कि संचालन किस तरह से विज्ञान है और किस तरह से कला है और किस तरह से व्यवसाय। तो आगे भी हमने देखा है, तो जिस तरह से विज्ञान में विविध प्रकार के सिद्धांत होते हैं, रूल्स होते हैं, और इसी तरह से संचालन में भी होते हैं, इसलिए इसे विज्ञान कहा गया है। दूसरा कला, कला अर्थात क्या, मनुष्य में रही हुई रुचि, उसकी योग्यता, कुशलतापूर्वक वह कार्य करता है और अन्य व्यक्तियों से कार्य लेता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, तो कला। व्यवसाय किसे कहा गया है, तो ऐसा बताया है कि आधुनिक समय में हम लोगों के पास बहुत सारे व्यवसाय हैं, तो हमें ऐसा बताया गया कि जिस फील्ड में हमें जाना हो उस तरह की हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है। जैसे कि हमें डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, यदि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो हमें सीए की पढ़ाई करनी होगी, यदि हमें वकील बनना है तो हमें एलएलबी की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। इसलिए कहा गया है कि संचालन क्या है, विज्ञान है, कला है और व्यवसाय। तो सबसे पहले विज्ञान है, पहला पॉइंट हम देखेंगे। तो संचालन विज्ञान अर्थात व्यवस्थित विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, विज्ञान जिसमें नियम होते हैं, इस तरह से संचालन में भी नियम होते हैं और विज्ञान की तरह इसमें भी लक्षण दिखाई देती है, ये सभी जगह होते हैं और इसके विश्लेषण तथा नियमों की जांच की जाती है विज्ञान की तरह कि ये कार्य सही हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे। और इसमें विविध वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे मानव यंत्र की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि संचालन क्या है, एक विज्ञान है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि संचालन क्या है, एक कला है। तो कला अर्थात क्या, कार्य करने में व्यक्ति की निपुणता या कौशल। सभी व्यक्तियों में कार्य करने की जो योग्यता है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। इसलिए कहा गया है कि इसमें विविध प्रकार के सिद्धांत और ज्ञान भी व्यक्ति के पास होना आवश्यक है। संचालन संबंधी सिद्धांतों तथा व्यवहार में उपयोग करते समय व्यक्ति कुशलता, सूझ और अपने चातुर्य ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा बताया गया कि सिद्धांतों में सिर्फ हमें पुस्तक का ज्ञान नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के साथ हमें परिवर्तन करना पड़ता है। और डॉक्टर जे टेरी के अनुसार क्या बताया कि कला व्यक्ति को काम करना क्या करती है, सिखाती है, और इसे इंग्लिश में कहा गया है आर्ट टीच वन टू डू। संचालन मात्र विज्ञान नहीं है बल्कि क्या है, कला भी नहीं है। संचालन विज्ञान और कला इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं ये संचालन है। इसमें विज्ञान और कला दोनों ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा बताया जिस तरह से भौतिक विज्ञान शुद्ध होता है इस तरह से संचालन भी एक शिल्प मूर्ति की तरह क्या है, शुद्ध है। अब संचालन एक व्यवसाय, चलो हम देखेंगे संचालन एक व्यवसाय किस तरह से है। किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का लाभ समस्त समाज को दिया जाए और उसके बदले में समाज के पास से फीस ली जाए, और इस प्रवृत्ति को व्यवसाय कहते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य हुआ, डॉक्टर क्या करेगा, मरीज को या पेशेंट को देखेगा कि ये बीमार है, उसकी जो बीमारी है उसे दूर करेगा और उसके बदले में क्या लेगा, फीस लेगा। एक शिक्षक है, शिक्षक क्या करेगा, विद्यार्थी को पढ़ाएगा और पढ़ाई के बदले में वो फीस प्राप्त करेगा। और इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर सभी अपने कार्य करते हैं। तो ये सब क्या है, व्यवसाय। तो संचालन एक व्यवसाय है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की इसमें आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप बताया गया है कि वकील के व्यवसाय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एलएलबी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि हमें डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस या एमडी करना पड़ेगा, और
यदि हमें शिक्षक बनना है तो बीएड पीटीसी करना पड़ेगा, इसलिए कहा गया है कि इसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट बताया कि ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। प्रत्येक व्यवसाय की तरह भी संचालन में भी एक अनुभव का, एक्सपीरियंस का, प्रशिक्षण का और संशोधन होता है, इसलिए इसे कहा गया है कि ज्ञान में वृद्धि और संशोधन भी होता है। तीसरा, व्यावसायिक मंडल। हर एक क्षेत्र में व्यावसायिक मंडल होते हैं और इन क्षेत्रों में जिस प्रकार के मंडल होते हैं इसी प्रकार संचालन के क्षेत्र में भी मंडल होते हैं, जो संचालन को क्या करते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं, जिसके कारण वह कार्य अच्छी तरह से हो सके। इस तरह से हमारे भारत में भी एक संस्था है जिसका नाम है IIM, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये राष्ट्रीय स्तर पे भी कार्य करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कार्य करती है। ये संचालन मंडल को ये सिखाती है किस तरह से कार्य करना चाहिए। चौथा पॉइंट है आचार संहिता का पालन। प्रत्येक व्यावसायिक मंडल अपने व्यवसाय के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करती है और उसका पालन करती है। यदि हम लोग किसी का जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करें तो हमारा कार्य पूरा नहीं होता। जिस तरह से स्कूल में हमने देखा होगा कि बच्चे हैं तो वह आते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, एक रूल्स होता है, एक नीति नियम होता है कि सुबह आना है, 7 बजे प्रार्थना करनी है, रिसेस होगी, पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है और गणवेश में आना है। तो ये सब क्या हुआ कि जो स्कूल में बनाए गए रूल्स हैं उनका पालन किया। इस तरह से संचालन में भी पालन करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है हमारा नैतिक दायित्व। नैतिक दायित्व का मतलब क्या हुआ, हमारे खुद का दायित्व। जिस तरह से हमारे स्कूल में हमारा क्या दायित्व होता है, एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है, इस तरह से संचालन में भी दायित्व होता है। व्यवसाय में नैतिक दायित्व महत्वपूर्ण होने से कोई भी व्यवसायिक व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति कैसा होता है, निष्ठावान होता है। उदाहरण के स्वरूप में बताया गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के व्यवसाय के मुकव्विल की जानकारी प्रकट न करना और उसके प्रति वफादार रहना। क्योंकि कंपनी में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस तरह से कंपनी वाले उसको इस तरह से रखते हैं कि किसी भी प्रकार का वह क्या करे, गलत कार्य नहीं करे, कंपनी के प्रति वह वफादार रहे, किसी को किसी भी प्रकार से वह जानकारी न दे कंपनी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा संचालन के विविध स्तर, मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको जब तक व्यावसायिक इकाई का कद सीमित होता है, व्यावसायिक इकाई का कद सीमित होता है मतलब छोटा होता है, तब मालिक उसका स्वयं काम सभी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो कद में वृद्धि होती है तो कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, वर्कर की आवश्यकता पड़ती है और उच्च अधिकारी सभी अधीनस्थों तक नहीं पहुंच सकते, सभी की देखरेख भी नहीं कर सकते और इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, काम को सौंपना पड़ता है। और ये सौंपने के लिए विविध स्तरों का उद्भव हुआ और जैसे जैसे स्तर बढ़ेंगे वैसे वैसे संचालन में क्या होगा, खर्च भी बढ़ेगा। नियंत्रण तथा संकलन का कार्य कठिन होता है, इसलिए व्यवसाय तंत्र में संचालन के स्तर संभव हो उतने कम होने चाहिए। संचालन के मुख्य 3 स्तर हैं। तो पहला क्या है, उच्च स्तर संचालन जिसे टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा मध्य संचालन जिसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं और तीसरा है निम्न संचालन जिसे क्या कहते हैं, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अब आकृति में हम देखेंगे कि उच्च में किसका समावेश होता है, मध्य में किसका समावेश होता है और निम्न में किसका समावेश होता है। तो जो उच्च है उसमें संचालन मंडल का समावेश होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर का समावेश होता है और जनरल मैनेजर का। अब आया मध्य स्तर संचालन, इसमें किस किस का समावेश होता है, तो विभागीय अधिकारी होते हैं, उत्पादन कितना करना है, क्रय कितना करना है, विक्रय कितना करना है, कर्मचारी क्या है, पैसा, वित्त आदि का समावेश होता है। अब जो हमारा लास्ट बच्चा है बॉटम लेवल मैनेजमेंट, तो उसमें निरीक्षक और जॉबर, फॉरमैन आदि का समावेश होता है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम सबसे पहले हम जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है मतलब कि उच्च संचालन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो उच्च संचालन है उसे सर्वोच्च अधिकार के स्तर के रूप में भी पहचाना जाता है और ये संचालन में आप लोग ने आगे आकृति में देखा कि किस किस का समावेश होता है। तो संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मुख्य प्रबंधकीय के अधिकारी आदि का समावेश होता है। ठीक है, इसके जो मुख्य कार्य हैं वो हम देखेंगे। तो इसके कार्य कुल कितने हैं, 10 हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि व्यवसाय इकाई के मुख्य और गौण उद्देश्य निश्चित करना। व्यवसाय इकाई के जो मुख्य और गौण जो भी उद्देश्य होते हैं वह कौन निश्चित करता है, तो संचालक मंडल, वो भी उच्च स्तर संचालन निश्चित करता है। दूसरा है डायरेक्टिक, व्यवसायिक इकाई के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। तीसरा है व्यवसाय इकाई के मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना
उनको अधिकार और दायित्व का विभाजन करना है, किसकी नियुक्ति करना है अथवा नहीं करना, और किसको दायित्व देना है, किसका विभाजन करना है कि ये तुम्हारा कार्य हो गया, ये तुम्हारा करना है। इस तरह से जो डिवाइड करने का जो कार्य है वो भी किसका है, उच्च संचालन का। जो चौथा पॉइंट हमारा जो है उसमें क्या बताया है कि इकाई के विविध विभागों को तैयार करना और अंदाजपत्र को स्वीकार करना। कि उच्च संचालन क्या बोलता है कि सभी विभाग होते हैं उनमें पहले से ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि इनको ये विभाग को ये काम करना है, दूसरे विभाग को ये काम करना है, तीसरे विभाग को ये काम करना है। और जो अंदाजपत्र जो तैयार करते हैं, जो निम्न स्तर अथवा कि मध्य स्तर के संचालन, उनको क्या करता है, स्वीकृति देता है। पांचवा है कि कानूनी व्यवस्था का पालन करना। हम लोगों को पता है कि कंपनी हो, व्यवसाय धंधा हो, तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं तो कानून के तहत करते हैं, और कंपनी की रक्षा हो, किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसका ध्यान भी उच्च संचालन रखते हैं। अब छठा हमारा पॉइंट है कि दीर्घकालीन आयोजन करके व्यूहात्मक निर्णय लेना। कि हम लोग कंपनी एक तो उसको हम शॉर्ट टाइम में वो ख़त्म होने वाली नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली है। इसलिए जो भी प्लानिंग करते हैं, जो आयोजन करते हैं, वो कैसे करते हैं, लंबे समय के लिए। जो सातवां हमारा पॉइंट है उसमें क्या बताया है कि संचालन संबंधी जटिल समस्याओं का अध्ययन करना। भले कितनी बड़ी सी समस्या हो, और ऐसी समस्या का इस तरह से सॉल्यूशन करना कि परेशानी ना हो। कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखकर उनका समाधान भी करना। कंपनी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने आती हैं, तो वो समस्याओं को तथा कानून को दोनों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना अथवा कि समाधान करना। जो हमारा आठवां पॉइंट है उसमें ऐसा बताया है कि व्यवसाय इकाई की अलग अलग योजनाओं का क्या करना है, निर्माण करना, और उनका अमल करना और देखरेख करना। कि जो हमने योजना बनाई है वो अच्छी तरह से चल रही है, उनका कार्य अच्छी तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो रूल्स बनाए उनका फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी देखरेख करना। नौवां पॉइंट हमारा है लाभ का विभाजन करना। कि किस तरह से हमें प्रॉफिट हुआ और कहाँ कहाँ पर हम लोगों को ये पैसे को हमें इन्वेस्टमेंट करना है। डिविडेंड, आरक्षण, लाभ का पुनः विनियोग से संबंधित कार्य करना। कि कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या चाहेगी, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ तो ये पैसों को इस जगह, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेगी जिससे कंपनी को और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। अब 10वां पॉइंट हमारा लास्ट है कि विविध प्रवृत्तियों से संबंधित रिपोर्ट का अध्ययन करके आवश्यक सूचना दे। सभी जो रिपोर्ट आती है वो सारे को क्या करेगी, वो अध्ययन करेगी, देखेगी, समझेगी कि हाँ ये रिपोर्ट किसके लिए है, किस तरह है, कहाँ पर वो ठीक लग रही है, उसको क्या करेगी, पहले अध्ययन करेगी, उसके बारे में समझेगी और उसके बाद सूचना देगी। मध्य स्तर संचालन अथवा कि लेबल मैनेजमेंट। तो मध्य स्तर संचालन, उच्च स्तर संचालन, निम्न स्तर संचालन के बीच की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि मध्य स्तर संचालन में क्या होता है कि नीचे वालों की भी वो बात सुनता है और उच्च संचालन की भी बात सुनता है। इसलिए कहा गया है कि यह क्या है, बीच की कड़ी। इस स्तर पर विभागीय अधिकारी, अनुभाग अधिकारी के विशेषज्ञों का समावेश होता है। उदाहरण स्वरूप इसमें किस किस का समावेश होता है, तो विक्रय, उत्पादन, वित्त, कर्मचारी और हिसाबी अधिकारी आदि का समावेश होता है। और इस स्तर को अधिकारियों के स्तर के रूप में भी जाना जाता है। मध्य स्तर संचालन को किसके रूप में जाना जाता है, तो अधिकारियों के स्तर के रूप में भी जाना जाता है। अब इसके कार्य हम देखते हैं। हमने उच्च संचालन के कार्य देखे, इसी तरह मध्य स्तर संचालन के भी कार्य हैं। पहला है कि मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की ओर से प्राप्त किए गए आदेशों की सूचना का पालन करना। उच्च संचालन है वो क्या करता है कि सूचना देता है, और उनका आदेशों का पालन कौन करता है, तो मध्य स्तर संचालन। दूसरा पॉइंट है हमारा कि प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने विभाग का अंदाजपत्र तैयार करके स्वीकृति के लिए उच्च स्तर पर प्रेरित करता है। अब इसमें जो मध्य स्तर संचालन है इसमें विभागीय अधिकारी होते हैं, ये क्या करते हैं, अंदाजपत्र तैयार करते हैं, और ये अंदाजपत्र की स्वीकृति के लिए किसे भेजते हैं, तो उच्च स्तर पर। तीसरा पॉइंट है हमारा कि लक्ष्य सिद्धि संबंधी आवश्यक नीति नियम ढांचे की रचना करना। नीति नियम जो बनाने का जो कार्य है वो किसका है, मध्य स्तर संचालन का। संबंधित आवश्यक कार्य प्रणाली निश्चित करना, मूल्यांकन करना, जांच करना और एक स्तर पर मापदंड निश्चित करना। ठीक है, इसमें मूल्यांकन करना कि हमने जो कार्य किया अच्छी तरह से हुआ है या नहीं, एक बार उसकी देखरेख करना। ये भी कार्य किसका है, मध्य स्तर संचालन का। अब हमारा चौथा पॉइंट है विभागीय की प्रवृत्तियों की कार्यकुशलता और प्रभाव में वृद्धि हो, इससे संबंधित उपाय करना। हमें पता है कि इसमें हमने देखा कि संचालन में 3 स्तर हैं, एक उच्च, मध्य और तीसरा निम्न। ऐसा बताया गया है कि मध्य स्तर में जो प्रवृत्ति, जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो कार्य किस तरह से कर रहा है अथवा किस तरह से करेंगे, उनको किस तरह से हमें क्या करना, कन्वर्स करना है, जिससे वो अच्छे से अच्छे कार्य कर सके और कंपनी को क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। 5वां पॉइंट है हमारा
अपने विभाग के कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि हो ऐसे प्रयत्न करना। हम पता है कितनी सारी लिमिटेड कंपनियां होती हैं, तो क्या करती हैं, जो काम करने वाले जो वर्कर है इस तरह से उन्हें जैसे कि बोनस हुआ, विविध प्रकार के गिफ्ट वगैरह हो, प्रमोशन करना। तो इससे जो कंपनी में जो काम करने वाले जो अधिकारी अथवा वर्कर है उनमें क्या होता है, उत्साह होता है, जिससे अच्छे से वह कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7वां, उप विभागीय के कार्यों पर ध्यान करना। जो उप विभाग के कर्मचारी है वो कार्य किस तरह से कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इनका ध्यान देना। 8वां है व्यावसायिक इकाई की क्रियाओं की देखरेख करना, सूचना प्राप्त करना, उनका अर्थघटन करना, मार्गदर्शन देना, उच्च स्तर संचालन के समक्ष प्रस्तुत करना। देखो, मध्य स्तर जो संचालन होता है निम्न स्तर संचालन के कार्य को देखता है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और उनकी सूचना प्राप्त करते हैं, और वो जिस तरह से सूचना दे रहे हैं उन पर अर्थघटन करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन देते हैं कि वो अच्छे से कार्य कर सकें। और ये कार्य किसका है, मध्य स्तर संचालन का। लास्ट हमारा है 9वां पॉइंट, उच्च स्तर संचालन को नीति विषयक निर्णय लेने में सहायक होना। अभी हमको पता है कि कंपनी में 3 स्तर है, उच्च, मध्य और निम्न। तो जो उच्च स्तर जो भी डिसीजन लेते हैं तो उनको सहयोग तथा उनका सपोर्ट कौन करता है, उनकी मदद मध्य स्तर संचालन के व्यक्ति करते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है कि निम्न स्तर संचालन, इसे इंग्लिश में क्या कहा गया है कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो संचालन के इस स्तर में निरीक्षक, जोवर, फॉरमैन का समावेश होता है। हमने आगे आकृति में देखा। निम्न स्तर या निरीक्षकों का स्तर भी कहते हैं। किसका स्तर कहते हैं इसे, निरीक्षकों का स्तर। संचालन के उच्च स्तर द्वारा दिए गए निर्णयों की नीति और अमलीकरण का कार्य इस स्तर पर होता है, जिसे संचालन के इस स्तर को कार्यकारी स्तर भी कहते हैं। जो निम्न स्तर का जो स्तर है उसे क्या कहते हैं, कार्यकारी, क्योंकि हमें पता है उच्च स्तर के संचालन से जो सूचना मिलती है उसको फॉलो कौन करता है, मध्य स्तर, और मध्य स्तर जो सूचना देती है वो कौन फॉलो करता है, तो निम्न स्तर। अब इसके चलो कुछ कार्य हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला कार्य इसमें क्या होता है, श्रमिकों को कार्य का निरीक्षण करना कि कंपनी में जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से कार्य हो रहे हैं या अथवा नहीं हो रहे, इनका क्या करते हैं, वो निरीक्षण करते, देख रेख करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा श्रमिकों के अनुसार और उत्साह में वृद्धि हो ऐसे प्रयत्न करना कि कर्मचारी क्या करें, जो हमारे नीति नियम बनाए गए उनको फॉलो करें और क्या करें, इस तरह से कार्य करें कि उनके उत्साह में वृद्धि हो। तीसरा पॉइंट है अपने विभाग के दैनिक कार्यों का आयोजन करना। निम्न स्तर के संचालन क्या करते हैं कि रोज कौन से कार्य होना उनका पहले से ही वो क्या करते हैं, एक प्लानिंग तैयार कर लेते हैं, आयोजन तैयार कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा कर्मचारियों से संबंधित कार्य करना, जैसे कि उदाहरण में स्थानांतरण करना, पदोन्नति, प्रशिक्षण करना। हमें पता है कि एक ही विभाग में रहने वाले बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो बहुत मेहनत से, लगाव से काम करते हैं, तो उनको क्या करना, उनको पदोन्नति करना, तथा जो ऐसे कर्मचारी हैं जो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा कि कर रहे हैं तो और अच्छे से कार्य करें, तो उन्हें क्या करना, प्रशिक्षण देना। पांचवा हमारा पॉइंट क्या है, अपने विभाग के कार्य करने के लिए विभागीय अधिकारियों से सूचना, आदेश और कार्यक्रम प्राप्त करना कि जो उच्च संचालन है और मध्य संचालन का किस तरह से कार्यक्रम करना है, तो इनके आदेश कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मध्य और उच्च संचालन से इन्हें प्राप्त चलता है। छठा पॉइंट है हमारा यंत्रों की व्यवस्था करना कि यंत्र खराब हो गए, मरम्मत कराना है, किसका वेस्ट हो रहा है, कहाँ पर ये वेस्ट पड़े हुए हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, और यही इसमें ध्यान दिया जाता है, किसमें, निम्न स्तर में। सातवां हमारा पॉइंट है श्रमिकों को कार्य करने के लिए साधन सामग्री, कच्चा माल आदि की पूर्ति करना, क्योंकि हमें पता है कि जब कच्चा माल ही नहीं होगा तो हम कोई भी वस्तु को तैयार नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कर्मचारी कैसे हो कि ऐसे ही बैठे हों, तो इस तरह से नहीं हो, कर्मचारी इस तरह से ना बैठ पाएँ अथवा कि वो अपना कार्य अच्छे से कर सके, इसलिए पहले से कच्चे माल की व्यवस्था करें, ये भी इनका कार्य है। अब हमारा पॉइंट है 8वां कि कर्मचारी के योग प्रश्नों का उचित समाधान करना। हमें पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो व्यवसाय में भी ऐसा होता है, धंधे उद्योग कंपनियों में भी ऐसा होता है। तो कर्मचारी किसी न किसी बात से लेकर किसी कोई प्रश्न किया या उनके अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं तो उनका समाधान लाने का कार्य भी किसका है, निम्न स्तर का। अब 9वां पॉइंट है हमारा कि उच्च स्तर द्वारा दिए गए निर्णयों का नीतियों का अमल करना। जो नीति नियम होते हैं कौन बनाता है, उच्च संचालन बनाता है, वो मध्य को बताता है, मध्य वाला किसे बताता है, निम्न संचालन को। 10वां पॉइंट है हमारा निम्न स्तर में होती विविध प्रवृत्तियों का विवरण श्रमिकों को सुझाव, शिकायत मध्य स्तर को भेजना। और इसका निम्न स्तर संचालन का कार्य क्या होता है कि निम्न स्तर संचालन में हमको पता है फॉरमैन, जोबर तरह और कर्मचारी काम करते हैं, तो इनकी किसी भी प्रकार की जो समस्या हो
इसका निराकरण करना है तो ये सारी समस्याओं को कहाँ भेजा जाता है, तो मध्य स्तर संचालन को। निम्न स्तर संचालन सबसे निम्न स्तर है, फिर भी वह महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर सफल कार्य अर्थात क्या, तो संगठन के लक्ष्यों की सफल प्राप्ति जो समग्र संगठन को आधार प्रदान करता है। संचालन के उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर संचालन के बीच में अंतर देखेंगे तो पहला हमारा मुद्दा क्या है कि संचालन और प्रबंध। तो उच्च स्तर में देखेंगे तो संचालन का प्रमाण कैसा होता है, अधिक होता है, और प्रबंध का प्रमाण इसमें कैसा होता है, अल्प होता है। दूसरा है मध्य स्तर संचालन। इसमें क्या होता है कि संचालन का प्रमाण कम होता है और प्रबंध का प्रमाण कैसा होता है, अधिक होता है। तीसरा है हमारा निम्न स्तर संचालन। इसमें संचालन का प्रमाण बहुत ही कम होता है, प्रबंध सबसे अधिक होता है। हमने तीनों के बीच में देखा कि किसमें कितना प्रबंध होता है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, समावेश, कि उच्च स्तर में किसका समावेश होता है, तो उच्च स्तर में संचालक मंडल और जनरल मैनेजर का समावेश होता है। मध्य स्तर संचालन तो इसमें विभाग के विभागीय अधिकारियों का और अपने अपने विशेषज्ञ अधिकारियों का समावेश होता है। लास्ट हमारा बचा है निम्न स्तर। तो निम्न स्तर में किसका समावेश होता है, तो निरीक्षक, जोबर और फॉरमैन। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, अधिकार और दायित्व। तो उच्च स्तर में अधिकार और दायित्व दोनों की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, क्योंकि उच्च स्तर यह सबसे बड़ा है। दूसरा है मध्य स्तर। इसमें अधिकार का प्रमाण कम होता है और दायित्व विभाग तक ही सीमित होता है। कैसा होता है, अधिकार का प्रमाण कम होता है। अब हमारा तीसरा आया निम्न स्तर। तो इसमें अधिकार और दायित्व कैसा होता है, तो अधिकार और दायित्व बहुत ही कम होता है और दायित्व उप विभाग तक सीमित होता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं अधिकार कम होता है और दायित्व भी सीमित होता है। अब हमारा चौथा पॉइंट है संख्या। तो उच्च स्तर संचालन में उच्च स्तर कर्मचारियों की संख्या कैसी होती है, कम होती है, और मध्य स्तर की तुलना में कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है। ऐसा कह सकते हैं, मतलब कि उच्च स्तर में कम होती है और मध्य स्तर में उससे थोड़ी अधिक होती है, और उच्च मध्य स्तर की तुलना में कर्मचारियों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। क्योंकि हमें पता है उच्च स्तर में बड़े बड़े मैनेजर तथा जनरल मैनेजर की आवश्यकता होती है, तो लिमिट होते हैं कि 4 चाहिए, 2 चाहिए, और मध्य स्तर में भी इसी तरह की निम्न स्तर से कम होती है। और सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो किस में होती है, निम्न स्तर में, क्योंकि हमें पता है इसमें काम करने वाले कर्मचारी, वर्कर, जोवर, फॉरमैन ये लोग होते हैं। अब योग्यता देखेंगे कि उच्च स्तर में की योग्यता कैसी होती है, तो सर्वग्राही कुशलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें इसमें जो डिसीजन लेने होते हैं वो सचोट लेने होते हैं, क्योंकि ये डिसीजन हमें किसके तरफ पहुंचाने होती है, तो मध्य स्तर और निम्न स्तर। और मध्य स्तर में क्या होता है कि विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। और लास्ट में बचा हमारा निम्न स्तर। तो निम्न स्तर में ऐसा बताया कि मात्र अपने विभाग और उप विभाग तक सीमित ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन लोगों को दूसरे को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं होती। अब छठा पॉइंट है हमारा लक्ष्य और नीति निर्माण, कि उच्च स्तर के लक्ष्य क्या होते हैं, मध्य के लक्ष्य क्या होते हैं और निम्न के क्या होते हैं। तो लक्ष्य नीति का निर्माण इस स्तर द्वारा कंपनी के मूलभूत लक्ष्य और नीति का निर्माण होता है। क्या होता है, कंपनी के जो मूलभूत लक्ष्य होते हैं और नीति का निर्माण होता है। मध्य स्तर में क्या होता है, उच्च स्तर निर्मित नीति लक्ष्य का अमल किया जाता है, कि उच्च स्तर बना देते हैं कि इस तरह से तुम्हें नीति नियम बनाते हैं, तो इसका अमल कौन करता है, मध्य स्तर। अब बचा निम्न स्तर। यह स्तर उच्चतर द्वारा निर्मित नीति निर्णयों के अमल का कार्य करता है, क्योंकि उच्च स्तर तथा मध्य स्तर वाले जो व्यक्ति हैं वो नीति नियम बनाते हैं, तो इनका फॉलो कौन करता है, निम्न स्तर। अब सातवां पॉइंट है हमारा उत्तरदायित्व, कि कौन किसके प्रति उत्तरदायित्व रहेगा। यह स्तर अंशधारकों, लेनदार, सरकार के विविध विभागों, कानूनी व्यवस्था आदि के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। क्योंकि हमें पता है कि कंपनी है तो हमें जो भी कार्य करना होगा तो सरकार की जो भी रूल्स होते हैं, फॉलो होते हैं, कानून होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना होता है। तो ये कार्य किसका होता है, उच्च स्तर का। अब दूसरा है मध्य स्तर। तो उच्च स्तर के प्रति मध्य स्तर का उत्तरदायित्व होता है कि उच्च स्तर ने जो कार्य सौंपा है तो मध्य स्तर उसे क्या करे, उसको समय पर पूरा करें। लास्ट है हमारा निम्न स्तर। मध्य स्तर के प्रति निम्न स्तर का उत्तरदायित्व होता है। देखो उत्तरदायित्व है जो उच्च स्तर है वो मध्य स्तर के प्रति, और मध्य स्तर निम्न स्तर के प्रति, मतलब एक दूसरे का, निम्न वाला मध्य की सुनता है, मध्य वाला किसकी सुनता है, उच्च की। अब लास्ट हमारा पॉइंट है निर्णय,
इस स्तर के निर्णय अधिक जोखिम और प्रमाण में अधिक दूरगामी होते हैं। कैसे होते हैं निर्णय? जोखिम प्रमाण में अधिक दूरगामी होते हैं। जोखिम वाले भी होते हैं और दूरगामी मतलब दूर तक के होते हैं। और दूसरा है मध्य स्तर। इस स्तर में निर्णय प्रमाण में अल्प जोखिम अल्प दूरगामी होते हैं। इसमें जोखिम कम होता है। बचा निम्न स्तर। इस स्तर के निर्णय बहुत कम जोखिम और बहुत कम दूरगामी होते हैं। तो हम तीनों की हमने तुलना की कि इसमें कितने प्रबंधीय अधिकारी हैं और मध्य में कितने, निम्न में कितने, किसका समावेश होता है, कौन किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, कितनी संख्या होती है, क्या एजुकेशन चाहिए और क्या लक्ष्य होता है, कौन किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है और लास्ट में आता है डिसीजन। संचालन के कार्य इंग्लिश में इसे कहा गया है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसका संचालन किस तरह से करना चाहिए? हमें कुशलतापूर्वक मतलब व्यवस्थित संचालन करना चाहिए। इसके लिए संचालन की प्रक्रिया का क्या करना पड़ता है? अनुसरण करना पड़ता है कि संचालन किस तरह से पूरा हमें करना है। प्रक्रिया अर्थात क्या? तो हमें जो कार्य करने हैं उसके पहले ही हमें हमारे ध्येय निर्धारित करने पड़ते हैं और क्रमबद्ध सतत चलती जो प्रवृत्ति है उसे हम क्या कहेंगे? तो प्रक्रिया। इकाई के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संचालन के विविध कार्यों की जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? क्रमबद्ध मतलब नंबर वाइज नंबर के पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह से होनी चाहिए। इसके लिए विविध विद्वानों ने अपने अपने अंतर बताए हैं और इसमें ऐसा कहा गया कि संचालन का अध्ययन का विषय अथवा ज्ञान के एक क्षेत्र के रूप में इसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एक अध्ययन के विषय में भी जाना जाता है और इसे एक विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार सभी विचारकों ने अपने अपने मंतव्य प्रस्तुत किए हैं। अब देखेंगे ये कि संचालन के कार्यों का वर्गीकरण। ये आकृति में आपने देख रही होगा टेबल में कि पहला जो है वह क्या है? कुंतज और ऑर्डोनल का वर्गीकरण। तो इन्होंने इसमें 5 चीज़ बताई है: आयोजन, व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण। दूसरा पॉइंट है हेनरी फेयल ने। तो हेनरी फेयल ने क्या बताया है? तो आयोजन की संचालन के आयोजन है, व्यवस्था तंत्र है, आदेश देना इसमें होता है, संकलन करना होता है, नियंत्रण करना होता है। तीसरा है पीटर ड्रकर ने अपने वर्गीकरण में क्या बताया है कि संचालन व्यवसाय का संचालन है, संचालकों का संचालन है और श्रमिक और कार्य का संचालन है। अब नेक्स्ट है चौथे हैं अपने ल्यूथल गुलिक। इन्होंने बताया कि संचालन का आयोजन है, व्यवस्था तंत्र है, कर्मचारी है और मार्गदर्शन है, संकलन है, सूचना प्रेषण है, अंदाज पत्र है। और इस तरह से डॉक्टर जॉर्ज टेरी के मतानुसार इसमें आयोजन है, व्यवस्था तंत्र है, मार्गदर्शन है और नियंत्रण है। इस तरह सभी विशेषज्ञों ने अपने अपने मंतव्य व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आयोजन अर्थात क्या? तो आयोजन एक प्लानिंग है। इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। ऐसा बताया गया कि अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए वास्तविकताओं का चुनाव, इसके मध्य आंतरिक संबंध स्थापित करना और आवश्यक प्रवृत्तियों का अवलोकन के निर्माण प्रबंधन अर्थात आयोजन। तो बताया कि प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग है ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और उससे हमें क्या करना पड़ता है? चुनना पड़ता है कि वास्तविक क्या है और इसके बीच में क्या करना पड़ता है? अंतर स्थापित करना पड़ता है और पहले से ही आयोजन करना पड़ता है कि हमें कौन सा कार्य करना है। फॉर प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अभी हम 12th क्लास में हैं कि हमारा टारगेट है कि हमें 80% लाना है, तो एग्ज़ाम आएगी मार्च में, लेकिन हमें स्टार्टिंग मतलब जून से लेके मार्च तक इस तरह से हमारा लक्ष्य पूरा करना पड़ेगा। तो पहले से हमने प्लानिंग कर लेंगे कि हाँ इतना टाइम पढ़ना है तो पढ़ना ही है, इतने टाइम मैथ्स अकाउंट करना है, बीओ करना है, हिंदी करना है, तो हमें सभी सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा। संचालन के कार्य का प्रारंभ किससे होता है? आयोजन से। कोई भी हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करनी पड़ती है। निर्धारित लक्ष्य के लिए और प्राप्ति के लिए कौन सा कार्य कब करना है, किस प्रकार करना है और कितने प्रमाण में करना है और ये कार्य कब पूरा होगा, और इसका पहले से हमें क्या करना पड़ेगा? बुद्धिपूर्वक किए गए पूर्व विचारों का जो हम कार्य करते हैं उसे कहेंगे आयोजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे घर में कोई नॉर्मल कोई फंक्शन है
तो बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसा है कि घर में जितने भी फैमिली मेम्बर होंगे तो कोई बोलेगा मैं ये कर लूँगा, कोई बोलेगा मैं ये कर लूँगा। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे ऊपर कोई भी लोड भी नहीं होता है और हमारा कार्य भी सही समय पर हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यह क्या है, आयोजन है, प्लानिंग हमने पहले से की। सडनली तो कोई कार्य नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमें 12th की एग्ज़ाम देनी है बोर्ड की, तो हम एग्ज़ाम आएगी उसी समय में हम सोचें कि हमारे 80% आए तो आ सकते, नहीं आ सकते। इसलिए हमें पहले से ही क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। भविष्य के लिए पूर्व विचार वर्तमान समय में करना अर्थात आयोजन। क्या बोला है कि भविष्य के लिए पूर्व विचार, हमारा फ्यूचर है उसके लिए हम जो प्लानिंग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आयोजन। भविष्य में घटित होने वाले खतरों और अनिश्चितता को कम करने के लिए आयोजन करना पड़ता है। देखो यहाँ पर क्या बताया कि भविष्य के लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं हो। हमने अभी से ही मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम हमारी तैयारी ना हो और हम फेल भी हो जाएं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। आयोजन के कारण इकाई की सभी ही प्रवृत्तियाँ व्यवस्थित होती हैं और लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। और क्या बताया गया कि हम प्लानिंग करेंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा और जो हमें मार्ग चाहिए वो हमें रास्ता भी प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक मार्ग होते हैं और श्रेष्ठतम मार्ग का चुनाव करने में आयोजन उपयोगी होता है। ऐसा बताया कि कभी कभी ऐसा टाइम हो जाता है जिस समय हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हमें उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी चीज़ प्राप्त करनी चाहिए। तो ऐसा बताएगा पहले से हम प्लानिंग करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसलिए कहा है कि आयोजन का मूलभूत रूप से चुनाव का कार्य है। आयोजन का काम क्या है, तो चुनाव का कार्य है। संचालन के अन्य कार्य जैसे कि, तो ऐसे बताया संचालन के और कौन कौन से कार्य है, तो व्यवस्था तंत्र है, कर्मचारी व्यवस्था है, संकलन है और नियंत्रण और आयोजन पर आधारित होते हैं। देखो हमने अभी क्या पढ़ा कि आयोजन क्या है, प्लानिंग। तो शॉर्ट में ऐसा बताया कि आयोजन अर्थात क्या, तो भविष्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही जो प्लानिंग करते हैं उसे क्या कहेंगे, आयोजन। ठीक है। प्रबंध मतलब कि व्यवस्था तंत्र, ऑर्गेनाइजेशन समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाशील व्यक्तियों के बीच में क्या करना है, अधिकार और दायित्व का क्या करना है, विभाजन करना है, जिसे क्या कहेंगे, व्यवस्था तंत्र। आयोजन द्वारा ऐसे बताया गया कि जो हमारे लक्ष्य होते हैं, नीति होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमें किसकी रचना करनी पड़ती है, व्यवस्था तंत्र की। हमारा लक्ष्य है लेकिन हम व्यवस्था तंत्र नहीं बनाएंगे तो हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। तो ऐसा बताया कि इकाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इकाई की प्रवृत्ति को अलग अलग विभागों में क्या करना पड़ता है, विभाजित करना पड़ता है, मतलब डिवाइड कर देना पड़ता है। जिस तरह से अधिकार और दायित्व का भी विभाजन करना पड़ता है और जिसे व्यवस्था तंत्र कहते हैं। व्यवस्था तंत्र की रचना करने से कौन किसका निरीक्षण करेगा और कार्य संबंधित कौन किसका दायित्व किसका होगा और व्यक्तियों के मध्य अंतर संबंध कैसा होगा आदि का विचार आता है। आयोजन व्यावसायिक इकाई का मस्तक है। आयोजन क्या है, व्यावसायिक इकाई का मस्तक है। और व्यवस्था तंत्र क्या है, शारीरिक ढांचा। ऐसा बताया आयोजन नहीं होगा तो हमारी इकाई नहीं टिकेगी और व्यवस्था तंत्र नहीं होगा तो ढांचा नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि आयोजन व्यावसायिक इकाई का क्या है, मस्तक है और व्यवस्था तंत्र क्या है, जबकि ढांचा। मानव शरीर में मस्तिष्क का कार्य बौद्धिक निर्णय लेने का है और इसका अमल शरीर के सभी अंग करते हैं। ऐसा बताया कि जो हमारे मनुष्य की जो बॉडी होती है, तो जो बुद्धि का कार्य है वो कौन करता है, मस्तिष्क करता है और इनका अमल कौन करता है, सभी अंग करते हैं। इसी तरह व्यवसायिक इकाई में आयोजन का कार्य बौद्धिक निर्णय लेने का है और व्यावसायिक इकाई में आयोजन का कार्य किसका है, बौद्धिक निर्णय लेने का होता है। आयोजन में लिए गए निर्णयों का अमल करने के लिए इकाई के विविध विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारी को कार्य, अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में रहे हुए अंग कार्य करते हैं, उनका अमल इसी तरह से कर्मचारी भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि कर्मचारी व्यवस्था मतलब कि स्टाफिंग। एम्प्लॉयज़ आर आर्म्स एंड लेग ऑफ यूनिट। डॉक्टर जॉर्ज टेरी ने क्या बताया है कि कर्मचारी व्यवस्था का उद्देश्य संतृप्त संतुष्ट कर्मचारियों का दल बनाना, सुरक्षित रखना और विकसित करना। जॉर्ज टेरी ने ऐसा बोला है कि कर्मचारी व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, उनको इस तरह से रखना जिससे वो संतुष्ट रहें और इस तरह का एक उनका समूह बनाना और उनकी सुरक्षा रखना और उनका
विकास करना, क्योंकि व्यवसाय में जब कर्मचारी नहीं होंगे तो हमारा व्यवसाय किसी काम का नहीं है। जहाँ इकाई होती है वहाँ कर्मचारी होते हैं, और कर्मचारी के बिना इकाई आत्मा बिना अस्तित्व कंकाल जैसी होती है। हमारे शरीर में यदि हमारी आत्मा ना हो तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, कंकाल हो जाता है। इसी तरह व्यवसाय में भी होता है। किसी भी इकाई की प्रवृत्ति का अंतिम आधार तो कर्मचारी के ऊपर आधारित होता है। योग स्थान पर योग समय में योग संख्या में योग्यता वाले कर्मचारियों की भर्ती करना और उनका चुनाव करना, प्रशिक्षण देना, स्थानांतरण करना, पदोन्नति करना और निकालना, निवृत्त करना, कल्याणकारी प्रवृत्ति संबंधी विचारधारा के साथ कर्मचारी व्यवस्था का संबंध होता है। इसमें बताया कि कर्मचारी व्यवस्था का संबंध किस पे होता है। तो ऐसा बताया कि कब कर्मचारियों को रखना है, कब पदोन्नति करना है, कब निकालना है, और इस तरह के जो कार्य होते हैं वह किस पर होते हैं, तो कर्मचारी व्यवस्था में। कर्मचारी व्यवस्था में औद्योगिक इकाई में कार्य कर रहे कर्मचारियों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन भी किया जाता है। किसी भी व्यावसायिक इकाई की सफलता का आधार कर्मचारी के ऊपर होता है। कोई भी इकाई हो तो वो सफल होती है तो किसके कारण होती है, तो कर्मचारियों के संबंध उनके अनुसार ही होती है। यदि कर्मचारी सही कार्य नहीं होगा तो हमारा व्यवसाय पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि जो इकाई सफल होती है तो सफलता का आधार किस पर होता है, तो कर्मचारी पर। वर्तमान समय में मानव शक्ति आयोजन, मानव साधन विकास कार्य का मूल्यांकन, आजीविका आयोजन और समावेश भी कर्मचारी व्यवस्था में किया जाता है। संतुष्ट कर्मचारी इकाई के मूल्यवान संपत्ति है, ऐसा प्रत्येक प्रगतिशील संचालन दृढ़ता से मानता है। ऐसा बताया गया कि जो कर्मचारी है वो क्या है, तो एक इकाई की मूल्यवान क्या है, संपत्ति है, और उसे हमें क्या करना है, संभाल के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, मार्गदर्शन मतलब डायरेक्टिंग। कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशन देना, उनकी देखरेख करना अर्थात मार्गदर्शन। मार्गदर्शन अर्थात क्या कि कर्मचारी कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको बताना कि जो हमारा लक्ष्य है और किस दिशा पर जाना और उनकी देखरेख करना है, इसे हम क्या कहेंगे, मार्गदर्शन। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इकाई में काम कर रहे कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, उनकी प्रभावशाली देखरेख करके का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। कर्मचारी जो लोग हमारी इकाई में काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की देखरेख का कार्य किसका है, मार्गदर्शन का है, इकाई का है। औद्योगिक इकाई में लक्ष्य निर्धारित करके उसका आयोजन किया जाता है। आदर्श व्यवस्था तंत्र की रचना की है। ऐसा बताया कि व्यवस्था तंत्र तो बनाया जाता है, लेकिन किस तरह से का व्यवस्था तंत्र बना, आदर्श व्यवस्था तंत्र। माल सामग्री एवं यंत्रों का क्रय किया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी श्रमिकों का कार्य किस प्रकार करना है इसका मार्गदर्शन न दे तो उपरोक्त सभी प्रयत्न निष्फल हो जाता है। ऐसा बताया कि इकाई में हमें काम करना है लेकिन कर्मचारी को मार्गदर्शन नहीं दिए तो हमारे जो प्रयत्न हैं वो कैसे हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता। मार्गदर्शन के बिना संचालन के अन्य कार्य निरर्थक है। मार्गदर्शन के कार्यों में अधीनस्थ मार्गदर्शन देना, निरीक्षण करना, आदेश देना, सूचना प्रदान करना, कार्य निर्धारण करना, कर्मचारी को प्रेरणा देना, नेतृत्व करना और ये सब चीज़ का समावेश होता है। मार्गदर्शन संचालन के प्रत्येक स्तर पर निरंतर चलती प्रक्रिया। ऐसा बताया कि इकाई में सभी स्तर पर मार्गदर्शन देखने को मिलता है। मार्गदर्शन में क्या होता है, कर्मचारियों की हम देखरेख कर सकते हैं, उनके जो भी समस्या उनके हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल। तो ऐसे बताया नियंत्रण हमने देखा होगा हमारे आसपास हर जगह हमें नियंत्रण देखने को मिलता है। प्रयत्न, परिणाम तथा साधनों और उद्देश्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य क्या है, नियंत्रण। ऐसा बताया कि नियंत्रण अर्थात क्या, तो प्रयत्न और जो हमारे परिणाम है और जो हमारे साधन उद्देश्य के बीच मध्य जो संतुलन हम स्थापित करते हैं उसे क्या कहेंगे, नियंत्रण। यदि हम मध्य संतुलन स्थापित नहीं करेंगे तो हमारा नियंत्रण का कार्य नहीं होगा। ऐसा बताया गया कि संचालन में जो अंतिम कार्य है वो किसका है, नियंत्रण का, क्योंकि इसमें उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जो भी हमने आयोजन की है, प्रवृत्तियाँ की है, इनकी देख रेख करने का जो कार्य है वो किसका होता है, अंकुश का। प्राचीन समय से ये बताया गया है कि परंपरागत विचारानुसार नियंत्रण अर्थात कर्मचारियों के प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना और
कठोर मनोवृत्ति अपनाना, कर्मचारी गलती करे तो उसे सजा या दंड देना, स्थानांतरण करना, पदोन्नति रोकना, ऐसा था। यह नियंत्रण का नकारात्मक विचार। ऐसा बताया कि प्राचीन समय में क्या होता था कि काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनसे गलती हो जाती तो उनको दंड देना, काम से निकाल देना, तो ये सब किसी वह गलत बातें, नकारात्मक विचार हैं। लेकिन आधुनिक समय में नियंत्रण का विचार कैसा है? सकारात्मक है। यह सुधार लक्ष्य प्रवृत्ति है, कारण कि नियंत्रण का कार्य हो रहे कार्य को रोकना नहीं है, परंतु क्या करना, आयोजन के अनुसार वह कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है तो उसे रोक कर सही दिशा की ओर ले जाना, यह कार्य किसका? नियंत्रण का। कि भूतकाल में जो भी हमसे भूल हो गई है, जो भी हमसे जो गलतियां हो गई वो भविष्य में फिर से ना हो, यह कार्य किसका का है? नियंत्रण का। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है कि संकलन। संकलन अर्थात क्या? कोऑर्डिनेशन। संचालन प्रक्रिया के प्रत्येक सोपान पर क्या आवश्यक है? तो संकलन सभी स्तर पर, आयोजन से लेकर नियंत्रण तक संकलन आवश्यक है और संकलन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का विश्वास प्राप्त होता है। संकलन से इकाई का कोई भी कार्य छूटता नहीं है। यदि हम संकलन करेंगे तो इकाई में हमारा कोई भी कार्य नहीं छूटने वाला, क्योंकि हम बार बार उसी चीज़ को क्या करेंगे? दोहराएंगे, जिससे हमारा कार्य कैसा हो जाता है? सफल हो जाता है और सरल हो जाता है। अब संकलन की हम मीनिंग देखेंगे कि संकलन अर्थात क्या। तो व्यवसाय इकाई के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों द्वारा अलग अलग जो कार्य होते हैं उनके बीच में एक सूत्रता या सुमेल स्थापित करने का कार्य क्या होता है? संकलन। शॉर्ट में हम देखें तो संकलन का कार्य अर्थात क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ना। कि व्यवसाय इकाई में कर्मचारी अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उनमें क्या मिलाना, तो सुमेल स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे हम? संकलन के लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? आयोजन से नियंत्रण तक प्रत्येक कार्य करते समय हमें संकलन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसलिए संचालन प्रक्रिया संकलन के बिना कैसी है? संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि संकलन संचालन के प्रत्येक स्तर पर होने वाला कार्य है। कोई भी कार्य हो, आयोजन से लेके नियंत्रण तक, तो सभी कार्य में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो संकलन की। तीसरा पॉइंट है हमारा कि संकलन की सफलता के लिए सशक्त सूचना संचार व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारी सूचना सही नहीं होगी तो हमारा कार्य क्या होगा? खराब हो सकता है तथा किसी भी प्रकार की गलती हो सकती है। चौथा पॉइंट है हमारा, सहकार के बिना संकलन संभव नहीं है, क्योंकि हमें संकलन करना होगा तो हमें क्या होगा? सहकार की आवश्यकता होगी। इकाई की विविध प्रवृत्तियां के मध्य संकलन बना रहे, इसलिए विविध प्रवृत्तियों के साथ संकलित प्रत्येक कर्मचारी का सहकार आवश्यक होता है। ऐसा बताया कि संकलन हमें करना है, लेकिन व्यवसाय में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन सभी के बीच का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा संबंध होना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग दे। इस प्रकार पांचवा पॉइंट है हमारा कि व्यावसायिक इकाई में साधनों का महत्तम उपयोग संकलन द्वारा संभव होता है। नहीं तो संकलन नहीं होगा तो हमारे साधन कौन से वेस्ट पड़े हैं, जिनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो संकलन द्वारा क्या होता है? जो हमारे पास साधन है उनका अच्छी तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कि संचालन के प्रत्येक कार्य में संकलन समाविष्ट है। संचालन के कोई भी कार्य हो, XYZ, सभी में किसकी आवश्यकता होती है? तो संकलन की। इसलिए संकलन को संचालन की क्या कहा गया है? आत्मा। कि संचालन में संकलन ना हो तो जिस तरह से मनुष्य के शरीर में आत्मा ना हो तो वह शरीर कैसा? कंकाल बन जाता है। इस तरह से संचालन में संकलन भी आवश्यक है। अब हम देखेंगे संकलन के महत्व। तो पहला पॉइंट है, संकलन से संचालन के विविध कार्य जैसे कि आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि प्रभावशाली हो जाते हैं। और संकलन हम नहीं करेंगे तो आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण इनका अच्छी तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा इसके संकलन के कारण इकाई के सभी कार्य कैसे हो जाते हैं? सरल हो जाते हैं। जो कार्य हमें कठिन दिखाई देते हैं वह कम समय में और अच्छी तरह से हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि संकलन से कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहता और उसका पुनरावर्तन भी नहीं होता। यदि हम संकलन नहीं करेंगे तो एक कार्य बार बार रिपीट भी हो सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा, संकलन से इकाई के अलग अलग विभागों से संवादितता बनी रहती है। संकलन हम करेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है और हम क्या कहते हैं, तो एक दूसरे की बातों से क्या हो सकता है? हमारा कार्य अच्छी तरह से पूरा हो सकता है। पांचवा, इकाई के
विविध विभागों के कार्यों और उनके क्रम समय के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य संकलन के कारण क्या होता है, संभव हो जाता है कि कौन सा कार्य किसके साथ करना है, इन दोनों के बीच की जो तुलना है वो ये संकलन के कारण क्या होती है, संभव होती है। छठा पॉइंट है हमारा कि संकलन के कारण इकाई के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। हमें पता है कोई भी हम इकाई व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमारा उसके पीछे उद्देश्य होता है और हमारा लक्ष्य होता है। यदि हम संकलन करते हैं तो हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य क्या होता है, पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट है संचालन के कार्य और विस्तार, कि संचालन के कौन से कार्य और विस्तार क्या हैं। तो किसी भी व्यवसाय का संचालन करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों के अनुसार संचालन के कार्य विस्तार निम्नानुसार हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या है संचालन का, तो मार्केटिंग मतलब बाजार, दूसरा है मानव संसाधन, तीसरा वित्तीय संचालन और चौथा उत्पादन संचालन। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि संचालन के कुल मिलाकर कितने कार्य हैं, तो 4, बाजार, मानव संसाधन, वित्तीय संचालन और उत्पादन संसाधन। किसी भी वस्तु का कितना उत्पादन करना है जानकारी मांग आधारित होती है। हम लोग कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हम किस तरह उत्पादन करते हैं कि मार्केट में कौन सी वस्तु की कितनी मांग आ रही है। वस्तु की मांग की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करना है, ये बाजार संचालन का कार्य है। अब मार्केट में कितना वस्तु, कौन सी वस्तु की अधिक मांग हो रही है, तो ये किसका कार्य है, तो संचालन का कार्य है। जबकि इन सभी कार्यों को करने के लिए मानव शक्ति की व्यवस्था मानव संसाधन संचालन का कार्य करता है, और जो मानव शक्ति की व्यवस्था है वो कौन करता है, मानव संसाधन संचालन करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मार्केटिंग, बाजार संचालन, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये माल या सेवा को उत्पादक से ग्राहकों तक पहुंचने की प्रक्रिया को विशाल अर्थ में मार्केटिंग बाजार संचालन कहते हैं। तो इसमें यह है कि मार्केटिंग किसे कहते हैं अथवा कि बाजार किसे कहते हैं, तो जहाँ पर वस्तु या सेवा का आदान प्रदान होता है और विशाल प्रमाण में, उसे क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। ठीक है। अब बाजार संचालन में वस्तु धन के विनिमय के अतिरिक्त बाजार संशोधन, वितरण व्यवस्था, विक्रय वृद्धि, संग्रह, बीमा आदि अनेक बातों का समावेश होता है। ऐसा बताया कि बाजार में वस्तु का लेन देन तो होता है, लेकिन इनके साथ साथ में संशोधन भी होता है, वितरण व्यवस्था भी होती है, विक्रय भी होती है कि कितना वस्तु का विक्रय हुआ और वृद्धि कितनी हो रही है, कहाँ पर कम हो रहा है, कहाँ पर माल का स्टॉक करना है, और बीमा। अब बाजार संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहकों की आवश्यकता निश्चित की जा सकती है। ऐसा बताया है कि बाजार संचालन कैसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया है कि बाजार में जो लोग हैं उनको कौन सी वस्तु की अधिक आवश्यकता है ये हम निश्चित कर सकते हैं, और उसको माल या सेवा में परिवर्तित किया जा सकता है। तत्पश्चात माल या सेवा अंतिम उपभोक्ता या ग्राहक या माल उपयोक्ता की ओर ले जाया जाता है, जिसमें अमुक निर्दिष्ट ग्राहक विभाग या विभागों की आवश्यकता संतुष्ट की जा सकती है। उसमें व्यवस्था तंत्रों को प्राय साधनों से इच्छित उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से लाभदायकता पर जोर दिया है। ऐसा बताया कि मार्केट संचालन से ही हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन सी वस्तु की अधिक से अधिक मांग होती है, और ये बाजार संचालन का कार्य होता है, जिससे क्या होता है, इकाई को समझ में आता है कि मार्केट में कौन सी वस्तु की अधिक आवश्यकता होती है, और कंपनी या इकाई क्या करती है, वही वस्तु का अधिक उत्पादन करती है, जिससे क्या अधिक से अधिक लोगों को वस्तु भी प्राप्त हो और साथ साथ में इकाई को प्रॉफिट भी हो। संचालन के कार्य का उद्भव बिंदु वस्तु या सेवा की मांग होता है, और उसके मुख्य तत्वों के रूप में वस्तु या सेवा, भौतिक वितरण, मूल्य नीति, विक्रय, अभिवृद्धि, अलावा पैकेजिंग आदि को भी गिना जाता है। ऐसा बताया कि मार्केट में हम लोग वस्तु को लाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग अन्य खर्च भी होते हैं उसे भी गिनते हैं, जैसे कि वस्तु की कीमत तथा पैकेजिंग आदि को भी गिना जाता है। क्योंकि हमें पता है कोई वस्तु हमने तैयार कर दी, लेकिन उसको पैकिंग जो हम करेंगे उसमें भी हमारा अन्य खर्च होता है। बाजार संचालन के कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट हमारा है कि उत्पाद अथवा उत्पाद मिश्रण। तो इसमें किसका समावेश होता है, तो ऐसा बताया नवीन उत्पादन के उत्पादन अथवा वर्तमान उत्पाद के विकास के निर्णय में। मतलब अभी जो वर्तमान समय में जो जिस प्रकार का डेवलप हुआ है तो उस समय कौन कौन सी वस्तु मायने रखती हैं। तो ऐसा बताया है कि कोई भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं तो सबसे पहले हम रूप देखते हैं, उसका रंग देखते हैं, कद देखते हैं, उसका आकार देखते हैं, वजन में कैसा है, उसकी छाप कैसी है, पैकिंग कैसी है, कार्य संबंधी ये सारी वस्तुओं का जब विश्वास होता है उसके बाद में विक्रय की पश्चात की सेवा उत्पाद विविधता का इसमें समावेश होता है। मतलब कि विक्रय पश्चात की सेवा कुछ ऐसी वस्तु होती हैं कि हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक वस्तु है तो हम वो घर पर लेके आए
और उसमें किसी भी प्रकार की क्या हो, नुकसान हो, तो विविध प्रकार की गारंटी, वारंटी, तो ये सारी वस्तु क्या है कि ग्राहक को विश्वास दिलाती है, जिससे वस्तु की कीमत और वस्तु की अधिक से अधिक क्या होती है, मांग होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि कीमत। वर्तमान ग्राहक ये अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें योग्य गुणवत्ता वाली वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त हो। हमें पता है कि हाँ, कि हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें कम कीमत में और अच्छी वस्तु मिले। तो इस तरह से ये सारी वस्तु को ध्यान में रखकर इकाई में क्या करनी, इकाई में वस्तु की कीमत निर्धारित करनी पड़ती है। यदि वस्तु की कीमत हम अधिक भी कर सकते हैं तो भी हमारा अधिक से अधिक सेल नहीं होगा, और इसलिए ऐसा बताया गया कि कम कीमत में अधिक अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त हो, इस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए। उत्पादन का मूल्य निश्चित करते समय खूब सावधानी रखनी चाहिए। मूल्य संबंधी निर्णय में विक्रय नीति, शाख नीति, बट्टा नीति, थोकबंद या फुटकर विक्रय, मध्यस्थी का कमीशन आदि बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। हमें पता है कि देखो, हमने कोई भी वस्तु मार्केट में हम लोग थोकबंद से लाए, तो थोकबंद में क्या, थोकबंद व्यापारी क्या करेंगे, उसका स्टॉक करके रखेंगे, संग्रह करके रखेंगे। फुटकर व्यापारी क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे और वो छोटी छोटी दुकानों पर सेल करते हैं। तो ऐसा बताया कि वस्तु की कीमत निश्चित करने से पहले ये सारी वस्तु को क्या करना पड़ता है, ध्यान में लिया जाता है। अब तीसरा हमारा पॉइंट क्या है कि वितरण। वितरण संबंधी निर्णय में अपनी दुकान द्वारा विक्रय, थोकबंदी व्यापारी द्वारा, फुटकर व्यापारी द्वारा, एजेंट, वाहन व्यवहार के आदि प्रश्नों को ध्यान में लिया जाता है। वितरण की बात व्यवसाय के कद और विस्तार के साथ जुड़ी होती है। ऐसा बताया कि जो मार्केट में जो वस्तु हमने चलो तैयार कर दी इकाई दे, लेकिन उसको वितरण करना है तो उसे जैसे थोकबंद व्यापारी हो, फुटकर व्यापारी हुए, एजेंट द्वारा, ये सारी बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे हमारा व्यवसाय के कद है वह विस्तार के साथ जुड़ी हुई रहती है। चौथा पॉइंट है हमारे अभिवृद्धि। अभिवृद्धि अर्थात क्या, तो विक्रय में उल्लेखनीय वृद्धि करने का प्रयास। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है कि मार्केट में हम लोग जो वस्तु लाते हैं, इस तरह से हमें वस्तु को करना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का क्या हो, सेल हो। तो जिसमें माल का विज्ञापन करना, प्रसिद्ध करना। हमें पता है कि विविध प्रकार की कंपनियां हैं, तो नवी कंपनियां खुलती हैं, नया वस्तु का प्रोडक्ट तैयार होता है, तो आपने देखा होगा विविध प्रकार के पैम्पलेट तथा बसों के पीछे बैनर वगैरह लगे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये वस्तु, या कहीं ना कहीं ऐसा बताया था कि एक वस्तु लो, उसके पे मॉल वगैरह में आपने देखा हो कि 1 बाय गेट 1 फ्री। तो इसके कारण क्या होता है, लोग अलर्ट कि उसके प्रति आकर्षित होकर कि हाँ, एक वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री, इस तरह से क्या करते हैं, वो लोग वस्तु खरीदते हैं। सेल्समैन द्वारा विक्रय करना, विक्रय वृद्धि तथा ग्राहकों और व्यापारियों को आकर्षित करना आदि बातों को ध्यान में लिया जाता है। अभिवृद्धि के निर्णयों के कारण कितना ही खर्च होता है, परंतु उसके समक्ष विक्रय वृद्धि होने से इकाई के लाभ में भी वृद्धि है। ऐसा बताया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करेंगे, एड करेंगे, तो हमें पता है उसमें खर्च होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जागरूक कर सकेंगे वस्तु के बारे में, तो कंपनी को उतना ही प्रॉफिट भी होगा। अब हम नेक्स्ट देखें कि मानव संसाधन संचालन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी इकाई में जमीन, मकान, मशीन, फर्नीचर, वाहन जैसी संपत्ति की सुरक्षा की जाती है। उसी प्रकार व्यावसायिक इकाई में कार्यरत कर्मचारी की इकाई की सजीव मूल्यवान संपत्ति। ऐसा बताया कि कोई भी इकाई हो तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो वस्तु को हमने लगाया है पूंजी के स्वरूप में, हम उसका क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसी तरह व्यवसाय में, इकाई में, तो कर्मचारी है वह भी एक क्या है, सजीव मूल्यवान संपत्ति है, तो उनकी सुरक्षा करना भी आवश्यक है। व्यावसायिक साहसों की सफलता का आधार उस व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों पर आता है। व्यवसाय जब सफल होता है तो किसके कारण होता है, उसमें जो काम करने वाला जो कर्मचारी है उसके कारण। कर्मचारियों की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाए, उनको उचित वातावरण प्रदान किया जाए, उचित ध्यान दिया जाए, तो व्यावसायिक उद्देश्यों को सरलतापूर्वक सिद्ध किया है। ऐसा बताया है कि व्यवसाय में जो मशीन है, फर्नीचर है, ज़मीन है, ये सब का तो हम ध्यान देते ही हैं, लेकिन उसमें जो काम करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या एक मूल्यवान संपत्ति, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसको इस तरह का वातावरण दिया जाए कि वो अच्छे से कार्य कर सके और जो उसका जो उद्देश्य है वो सिद्ध हो सके। इस प्रकार की देखभाल करने से कर्मचारी में उत्साह और वफादारी और समूह भावना आदि का विकास होता है। उनके कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। यदि हम कर्मचारियों का ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो कर्मचारी क्या सोचेंगे कि कुछ बात कि हमें क्या करना है, दूसरे का काम, हम तो नौकरी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपना उत्तरदायित्व नहीं दिखाएंगे। और यदि हम कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे तो हमारे प्रति भी क्या होंगे, वफादार होंगे, अधिक से अधिक अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे मानव संसाधन संचालन है, इसका अर्थ क्या है। तो मानव संसाधन संचालन अर्थात क्या कि व्यवसाय अथवा इकाई में काम करने वाले कर्मचारी की कुशलता, ज्ञान, बुद्धि, उसकी रुचि,
उसका व्यक्तिगत विकास, आवश्यकता जैसी विविध बातों को ध्यान में लेकर उन्हें कंपनी के उद्देश्यों के साथ जोड़कर व्यवसाय को सफलता और लाभदायक के मार्ग की ओर ले जाने की समग्र प्रक्रिया। ऐसा बताया मानव संसाधन संचालन अर्थात क्या? तो हमें पता है कि इकाई में जो काम करने वाले कौन है? कर्मचारी। वो अपनी योग्यता, कुशलता, ज्ञान, बुद्धि, ये सारी बातों को भी ध्यान में रखो और उनका व्यक्तिगत विकास हो, उनका प्रमोशन करो। ये सारी बातों को हम ध्यान के में जोड़कर व्यवसाय को सफल बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारे व्यवसाय या इकाई में भी हमें प्रॉफिट होगा और साथ साथ में कर्मचारी का भी लाभ होगा और उनका विकास होगा। अब मानव संसाधन संचालन है, इनके लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव संसाधन संचालन में कर्मचारी की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मार्गदर्शन आदि का समावेश होता है। ठीक है, किस किस का समावेश होता है? तो मानव संसाधन संचालन के लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों की भर्ती कराना, नियुक्ति करना, प्रशिक्षण देना कि उनको कौन सा कार्य कैसे करना, पदोन्नति कराना मतलब वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनकी पोस्ट ऊंची करना, उन्हें मार्गदर्शन देना कि वो कौन सा कार्य इस तरह से करें जिससे हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके और उनके कार्य में उत्साह भी हो सके। दूसरा पॉइंट है हमारा मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्य को जोड़कर कंपनी के लक्ष्य सिद्ध किए जा सकते हैं कि कंपनी में जो काम करने वाला जो कर्मचारी है उसको किस चीज़ की परेशानी है, तो ये उसकी समस्या और कंपनी का लक्ष्य, उसका लक्ष्य और कंपनी का लक्ष्य दोनों को जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं? उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि मानव संसाधन संचालन का मूलभूत कार्य कर्मचारियों को एक अमूल संपत्ति समझकर क्या करना चाहिए? संचालन किया जाना चाहिए। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा कि कंपनी में जो मशीनें होती है, फर्नीचर होती है, ज़मीन होती है, पूंजी होती है, हम उनका कैसे ख्याल रखते हैं, इस तरह से हमें क्या करना है? कर्मचारियों का भी ख्याल रखना है, उन्हें एक अमूल संपत्ति समझकर उनका संचालन करना चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा कि कर्मचारी को योग प्रशिक्षण देकर उनके विकास के लिए उचित कार्यवाही की जा सकती है। जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं तो इस तरह से उनको प्रशिक्षण दो तो उनका कार्य कम समय में हो जाए और अच्छी तरह से हो जाए। पांचवा पॉइंट है हमारा कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करके उनका योग्य स्थान निश्चित करने का कार्य मानव संसाधन संचालन करता है, क्योंकि हमें पता है कि इकाई में, कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं और सभी कर्मचारियों की अपनी अलग एबिलिटी होती है। कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं बहुत अच्छे से कार्य करते हैं तो उनको कार्य के अनुसार क्या करना चाहिए? उनका प्रमोशन करना चाहिए। छठा पॉइंट है हमारा उचित संचालन से कर्मचारियों के स्थानांतरण दर को क्या किया जा सकता है? घटाया जा सकता है। कुशल कर्मचारियों को इकाई में स्थिर रखा जा सकता है। यदि हम कर्मचारियों का ध्यान नहीं कर रखेंगे तो कर्मचारी क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएंगे और इसके कारण क्या होता है कि नए कर्मचारी आएंगे तो उनको और सिखाया जाएगा तो कर्मचारियों तो हमें इकाई में हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए वही कर्मचारियों को हमें ध्यान में रखकर उन्हें प्रशिक्षण देकर और उनका प्रमोशन करके क्या कर सकते हैं? हम स्थानांतरण को घटा सकते हैं। सातवां पॉइंट है हमारा मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों को उचित वातावरण प्रदान किया जा सकता है और जिससे उनके उत्साह में तथा कार्यक्षमता में वृद्धि हो सकती है, कंपनी के मूल्य सुरक्षित रहते हैं और कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। ऐसा बताए इस तरह का वातावरण कर दिया जाता है कि कर्मचारी क्या हो? उत्साह हो, खुश हो कि हाँ हम इस जगह काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तो कर्मचारी क्या करेंगे? उत्साह से कार्य करेंगे, जिससे क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब हम पढ़ेंगे कि मानव संसाधन संचालन के महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट हमारी क्या है? कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। यदि हम मानव संसाधन संचालन का हम ख्याल रखते हैं, हम कर्मचारियों की देखरेख करते हैं तो कर्मचारी की जो कार्यक्षमता है उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरा, इकाई की लाभदायकता में भी वृद्धि होगी, क्योंकि कर्मचारी खुश होकर कार्य करेंगे तो कंपनी को अधिक से अधिक क्या होगा? लाभ होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा कि मानव संसाधन संचालन के कारण क्या होता है? इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मार्केट में ऐसा बोलता है कि हाँ ये इकाई की वस्तु तथा ये कंपनी की वस्तु बहुत ही अच्छी है। चौथा पॉइंट है हमारे उत्पादित वस्तु या सेवा की गुणवत्ता के उच्च स्तर बने रहते हैं और मार्केट में जो ग्राहक है वह क्या कहते हैं कि ये वस्तु कैसी है? उच्च गुणवत्ता वाली है। पांचवा पॉइंट है हमारा मानव संसाधन संचालन से कर्मचारियों की समूह भावना का विकास होता है। वह कर्मचारी क्या करते हैं? एक दूसरे के सहयोग से अच्छे से कार्य करते हैं। छठा पॉइंट है हमारा कि उत्पादन के साधनों का हम क्या कर सकते हैं? अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, जिससे वस्तु का हम अधिक से अधिक कम समय में उत्पादन कर सकते हैं।
7वां पॉइंट है हमारे कर्मचारियों का स्थानांतरण और दर में कमी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मानव संसाधन संचालन में हम यदि कर्मचारी का ध्यान रखेंगे, उनको उचित वातावरण करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, मार्गदर्शन देंगे, तो कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। 8वां पॉइंट है हमारा कि कर्मचारियों के संतोष में वृद्धि होती है। जब हम कर्मचारियों का ध्यान रखें, हर तरह से उनको देखेंगे, उनका विकास करेंगे, तो कर्मचारी के संतोष में वृद्धि होगी, जिससे वो खूब लगन से कार्य करेगा। 9वां पॉइंट है हमारा कि मानव संसाधन संचालन के कारण कर्मचारियों को पर्याप्त कार्य संतोष प्राप्त होता है, जिससे औद्योगिक शांति का वातावरण रहता है। किसी भी प्रकार का उद्योग में क्या होता है, किसी भी प्रकार का समस्या नहीं रहती। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वित्तीय संचालन। तो व्यवसाय इकाई में द्रव्य जीवनदायी रक्त के समान है। द्रव्य के बिना कोई प्रवृत्ति संभव नहीं है। मतलब कि पैसा, हमें कोई भी कार्य करना पड़ेगा तो सभी कार्य में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, द्रव्य की। द्रव्य के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। व्यवसाय की स्थापना, विकास, विस्तार, नवीनीकरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो हमें द्रव्य की आवश्यकता होती है। अब वित्तीय संचालन का अर्थ हम देखेंगे कि वित्तीय संचालन अर्थात क्या। वित्तीय संचालन अर्थात द्रव्य कार्य का संचालन। द्रव्य कार्य अर्थात द्रव्य प्राप्त करना, द्रव्य का उपयोग करना और आय का विभाजन कार्य करना, उद्देश्य पूरा करना कार्यक्षम रूप से होना चाहिए। द्रव्य अर्थात क्या, तो ऐसा बताया है कि द्रव्य के हम उपयोग करते हैं, उसका विभाजन करते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है वो पूरा करते हैं। अब वित्तीय संचालन के मुख्य रूप से निम्न कार्यों का समावेश होता है। पहला है वित्तीय संचालन में हमारा जो पहला पॉइंट है वह क्या है कि वित्त की आवश्यकता का अंदाज कर सकते हैं हम। दूसरा कि समय की दृष्टि से द्रव्य का आयोजन कर सकते हैं कि ये समय में कितने द्रव्य की आवश्यकता होगी। वित्तीय संचालन के कारण हम क्या कर सकते हैं, अंदाज पत्र बना सकते हैं। मतलब कि बजट पहले से तैयार कर सकते हैं कि हमें कंपनी में कितनी बजट की आवश्यकता होगी। चौथा पॉइंट है हमारा आय का विभाजन कर सकते हैं कि जो भी कंपनी में जो भी आय आए उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा पैसा हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। पांचवा पॉइंट है हमारा पूंजी ढांचा का विस्तार करना। उसी प्रकार वित्त प्राप्ति के स्थान पसंद करना कि कहाँ पर हम पूंजी लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या होगा, वित्त प्राप्त होगा। छठा पॉइंट है हमारा कि द्रव्य प्राप्त करने की कार्यवाही करना कि द्रव्य हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह का हमें क्या करना है, कार्य शुरू करना है। सातवां पॉइंट है हमारा प्राप्त द्रव्य का योग्य उपयोग हो यह देखना और नियंत्रण व्यवस्था करना कि जो द्रव्य हमें कंपनी की तरफ से हमें जो प्राप्त हुआ है, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो इसकी देखरेख करना, नियंत्रण करना कि इसका उपयोग सही हो रहा है अथवा कि नहीं हो रहा है। आठवां पॉइंट है हमारा वित्तीय नीति निश्चित करना कि जो पैसों की जो नीति नियम है वो क्या करना, हमें निश्चित करना। नौवां पॉइंट है हमारा कर का आयोजन करना कि कितना टैक्स हमें भरना है, तो पहले से ही हमें क्या करना पड़ता है, उसका अंदाज पत्र तैयार करना पड़ता है। 10वां पॉइंट है हमारे संपत्तियों की व्यवस्था करना कि संपत्ति हमारी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लास्ट हमारा पॉइंट है कि संचालन, उत्पादन और संचालन। प्रकृति से प्राप्त होने वाली कच्ची माल सामग्री में मानव प्रयत्नों द्वारा उपभोग योग्य वस्तुओं बनाना अर्थात उत्पादन। उत्पादन क्या कहेगा, उत्पादन अर्थात क्या, तो हमें पता है कि प्रकृति की तरफ से हमें सब कुछ, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने, ये सारी वस्तु हमें प्रकृति ने दी है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको इस तरह बनाते हैं जिससे मानव क्या करे, इसको उपयोग में ले सके। इसे क्या कहेंगे, तो उत्पादन। उत्पादन संचालन उन वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करता है जिनमें ग्राहकों की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति होती है। अब उत्पादन संचालन अर्थात क्या, तो उत्पादन संचालन उत्पादन का आयोजन करने, कार्यक्रम निश्चित करना, उसका संकलन करना और उसको सिद्ध करना, मार्गदर्शन नियंत्रण करने की प्रक्रिया अर्थात उत्पादन। तो बताया गया उत्पादन में किस किस का समावेश होता है, तो आयोजन करना, कार्यक्रम निश्चित करना, संकलन करना, मार्गदर्शन करना, और ये सारी चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, उत्पादन संचालन। और इसके मुख्य कार्य हैं उत्पादन संचालन के। तो पहला कार्य क्या है, तो पहला कार्य है उत्पादन आयोजन करना, पहले से प्लानिंग करना कि क्या वस्तु का हमें उत्पादन करना। दूसरा, हमें ऐसा प्रयत्न करना है कि उत्पादन का संशोधन करना कि कौन सी वस्तु का हम किस तरह से कार्य करें, इसका संशोधन करना। तीसरा पॉइंट है हमारा वस्तु विकास साथ ही उत्पादन मिश्र का चुनाव करना
कि उत्पादन किस तरह से हम लोगों को वस्तु का विकास करना है और इसका चुनाव करना। चौथा पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी, उसी प्रकार यंत्रों का चुनाव करना। हमें पता है कि प्राचीन समय में या पहले के समय में किस तरह की उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के समय में टेक्नोलॉजी आ गई। तो जैसे कि हमें पता है पहले हम फसल करते थे तो हम किसके द्वारा करते थे, बैल के द्वारा तथा बैलों के द्वारा। और जैसे जैसे समय अभी विविध प्रकार के यंत्र आ गए, ट्रैक्टर आ गए, थ्रेशर आ गए, तो क्या कम समय में अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, फसल को उगा सकते हैं। इस तरह कंपनियों में भी है कि पुरानी टेक्नोलॉजी के स्थान पर अभी नवी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, नए यंत्रों का चुनाव करना पड़ता है जिससे हमारा कार्य अच्छी तरह से हो सके। पांचवा पॉइंट है हमारा व्यवसाय के स्थान का चुनाव तथा विन्यास का निर्णय करना, कि व्यवसाय में कौन सा हमें स्थान चुनना है और कहाँ पर हमें क्या करना है, पैसों को इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन लेना। छठा पॉइंट है हमारा माल सामग्री तथा उत्पादन के लिए अन्य आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, कि माल सामग्री कितनी वस्तु का हमें उत्पादन करना और कितने माल की हमें आवश्यकता होगी, यह हमें क्या करना है, पहले से ही अंदाज लगाना होगा। सातवां पॉइंट है हमारा उत्पादन नियंत्रण करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी ना हो जाए कि वस्तु का, क्योंकि वह पड़ी रहे, अथवा मार्केट में कभी ऐसा भी हो सकता है हमने ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन किया और मार्केट में उस चीज़ की मांग नहीं हो, तो क्या होगा, वह हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए इस तरह से उत्पादन करना कि हमारा जो पहले से हमारा जो स्टॉक है वह अधिक नहीं रहे। आठवां है कि गुणवत्ता नियंत्रण करना, तो इस तरह से वस्तु का हमें करना है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु में क्या बनी रहे, गुणवत्ता, उच्च क्वालिटी की वस्तु ग्राहकों तक पहुंच सके। नौवां पॉइंट है हमारा कि खर्च अथवा लागत नियंत्रण, साथ ही उत्पादन संरक्षण वृद्धि हो, इस प्रकार से कार्य करना है कि हम लोग वस्तु का तो उत्पादन कर रहे हैं लेकिन लागत कम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वस्तु की कीमत क्या होगी, अधिक हो जाएगी। और यदि वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी तो मार्केट में वो वस्तु का अधिक सेल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग कैसी वस्तु ढूंढते हैं, कम कीमत की और अच्छी क्वालिटी की हो। 10वां पॉइंट है हमारा कि उत्पादन में विविधता और सरलीकरण का प्रवेश। ऐसा बताया है कि हम लोग कोई भी वस्तु का उत्पादन करें तो मार्केट में जितनी वस्तु है उन वस्तुओं में से हमारी वस्तु कैसी हो, अलग ही दिखे, लोग उसको देखकर आकर्षित हो और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को खरीदें। लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। होमवर्क में स्वाध्याय कंप्लीट करना है।